गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट सेकंड के ज्योग्राफी के पेपर सेकंड आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से संबंधित है। आज हम यूनिट सेकंड का सेकंड टॉपिक संसाधन संरक्षण, वो भी विशेष रूप से जल एवं वन संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ये जो शब्द है संसाधन संरक्षण, वास्तव में ये संसाधन संरक्षण संसाधन प्रबंधन से ही संबंधित होता है, क्योंकि कोई भी जो संसाधन है उसका कुशल नियंत्रण और प्रबंधन वर्तमान में जो भी आर्थिक सामाजिक आवश्यकता है, जो उपलब्ध तकनीक है, भावी जो उपयोगिता है उसकी, पर्यावरण संरक्षण है, इत्यादि चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही संचालित होता है। अतः हमें संसाधनों का यदि विकास करना है वो कब होगा? जब हम संसाधन का संरक्षण करेंगे। आखिर हम संसाधन संरक्षण करते क्यों हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं, ताकि हम जो भी प्रकृति द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक संसाधन है उनका विवेकपूर्ण प्रयोग करके उनका विकास कर सकें, हम अपने अनवीकरण संसाधन है उनका संरक्षण कर सके, प्रदूषणों पर नियंत्रण कर सके, नवीकरणीय संसाधनों का उचित उपयोग कर सके, खनिज संसाधनों का संरक्षण कर सके, भूमि संसाधन का संरक्षण कर सकें, ठीक है, इत्यादि बहुत से कारक है। इन सब के संरक्षण के लिए ही हमें क्या है, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता होती है। हमारा टॉपिक है जल एवं वन संसाधन संरक्षण। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल संसाधन के संरक्षण की। देखिए, वर्तमान में हम सबको पता है कि लगातार औद्योगिकरण बढ़ रहा है, भौतिकवादी संस्कृति का निरंतर प्रसार होता जा रहा है, जनसंख्या के अंदर विस्फोटक वृद्धि हो रही है, और सिंचाई के कारण से सिंचित भूमि के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है, और इन सब कारणों से जो जल का विदोहन है वो भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, और हमें जल पर काफ़ी नकारात्मक असर भी हमें देखने, जैसे प्रदूषण, जल प्रदूषण की समस्या है, ठीक है, इत्यादि विभिन्न समस्याओं का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जल संसाधन संरक्षण में कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा ये होगा कि जल संसाधन का आखिर महत्व क्या है। हम सभी जानते हैं कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए, उसके जीवन यापन के लिए जल एक क्या है, बहुत ही अधिक मूल्यवान प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि जल की मात्रा तो क्या है, सीमित है। हालांकि हम जानते हैं कि पूरी पृथ्वी पर कितना 71% क्या मिलता है, जल मिलता है, और केवल 29% ही क्या है, स्थलीय भाग है। लेकिन ये 71% का हम जानते हैं अधिकांश भाग किस रूप में है, महासागरीय जल के रूप में या ग्लेशियर्स पर जमे हुए जल के रूप में है। तो जो हमारे लिए उपयोग करने के लायक जो जल है उसकी मात्रा काफ़ी कम है। तो हमारे पास में जल की मात्रा तो कम है, लेकिन जनसंख्या हमें पता है कि लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, और इस कारण से ये कहा भी गया है कि जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। तो इस स्टेटमेंट से ही हम लोग जल का महत्व बहुत अधिक समझ सकते हैं। जल के महत्व की बात करें तो हमें पता है कि घरेलू और सार्वजनिक आपूर्ति के लिए, कृषि फसलों को सिंचाई के लिए, पशुओं के लिए पेयजल के रूप में, परिवहन में, जल विद्युत उत्पादन में, उद्योगों के कच्चे माल के लिए, मशीन इत्यादि के अंदर, ठीक है, मत्स्य पालन में, इन सब चीज़ों के अंदर हमें बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सेकंड आ जाता है अपने जल संसाधन का स्वरूप क्या है, अर्थात हमें भूपटल पर ये जो जल है वो किस रूप में देखने को मिलता है। तो हमें विभिन्न रूपों में ये जल मिल सकता है, महासागरों में, सागरों में, बंद सागर या खाड़ी में, नदी के रूप में, भूमिगत जल के रूप में, ग्लेशियर्स के रूप में, इत्यादि विभिन्न रूपों के अंदर। अब ये जो विभिन्न रूपों में जल प्राप्त होता है, इसमें जो महासागरीय जल और भूपृष्ठीय जल है इनका हम किस रूप में उपयोग करते हैं। तो महासागरीय जल का आपको पता है कि महासागर क्या है, भविष्य के संसाधन भंडार है, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा हमें महासागरों से प्राप्त होती है। इसके अलावा महासागरीय भाग में अनेक खनिज पदार्थ जैसे मैग्नीज, लोहा, एस्क, टिन, सोना, चांदी इत्यादि भी पाए जाते हैं। महासागरीय जल आपको पता है सामुद्रिक परिवहन की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है।
समुद्र के अंदर आपको एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर कुछ भी सामान पहुंचाना तो हम किसके माध्यम से पहुंचाएंगे? सामुद्रिक परिवहन के माध्यम से। ठीक है। इसके अलावा आज के टाइम में जो समुद्री जल में आप हमें ध्यान है कि खारापन क्या होता है, बहुत अधिक होता है, तो उसको भी क्या किया जा रहा है, शुद्ध किया जा रहा है। और जो शुष्क प्रदेश या तटवर्ती जो भी बड़ी बस्तियां हैं उनको उस खारे जल को शुद्ध करके शुद्ध पेयजल जल भी वहाँ पे उपलब्ध करवाया जा रहा है। इजराइल और जो अरब देश है वहाँ पर ऐसी अनेक इकाइयाँ स्थापित की गई है। हाँ, यदि हम भारत का बात करें तो भारत का जो सबसे पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी तट, वहाँ पर भी ऐसी इकाइयाँ लगाने की बात की जा रही है। इसके अलावा ये महासागरीय जल है वो मनुष्य के स्वास्थ्य के दृष्टि से, मनोरंजन की दृष्टि से भी क्या है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमें काफ़ी अधिक खाद्य पूर्ति भी होती है क्योंकि मछली पालन समुद्री तटों पर ही होता है और विश्व के बहुत सारे देश है वो इन समुद्री जो खाद्य पूर्ति है इसी पर ही निर्भर होते हैं। और विश्व के बहुत बड़े बड़े जो बैंक है, मछली पालन के जो केंद्र है वो इन्हीं महासागरीय तटों के किनारे ही बसे हुए हैं। महासागरीय जल है, इसका जलवायु पर भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये महासागरीय जल उन हवाओं को क्या करते हैं, नमी या आर्द्रता प्रदान करते हैं और जो भी तट है उनके तटीय भागों के अंदर ये वर्षा करने में मदद करते हैं। महासागरों से हमें खनिजों की भी बहुत अधिक मात्रा प्राप्त होती है जैसे कि पोटाश, आयोडीन इत्यादि, समुद्री शैवाल, समुद्री नमक, ये सब चीज़ें भी हमें महासागरीय जल से ही प्राप्त होते हैं। बात करें यदि हम भूपृष्ठीय जल की, तो भूपृष्ठीय जल क्या होता है, जो पृथ्वी की बाहरी सतह पर उपलब्ध होता है। और ये हमें ध्यान है कि दोनों रूपों में हो सकता है, स्थिर भी हो सकता है और गतिशील भी। स्थिर जल यदि हम बात करें तो जैसे तालाब, झील, इनमें जल क्या होता है, स्थिर दशा के अंदर उपलब्ध होता है। वहीं पर नदी, सरिता वगैरह, इनके अंदर क्या होगा, जल बहते हुए रूप में उपलब्ध होगा। अब ये भूपृष्ठीय जल किस किस चीज़ों में काम आता है, हमें पता है घरों के अंदर जो जलापूर्ति है, पेयजल है, इसमें हम यूज़ लेते हैं। नदियों के अंदर जल परिवहन का विकास भी हुआ है। नदियों के जल से जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। खनिज संसाधनों की हम लोग प्राप्ति कर सकते हैं। सिंचाई व्यवस्था का विकास हो सकता है। नदियों के जल के किनारे हमें पता है सभ्यताओं का विकास हुआ है क्योंकि वहाँ पे कृषि की क्या होती है, अच्छी संभावना होती है। औद्योगिक जलापूर्ति की जा सकती है, मछली पालन किया जा सकता है इत्यादि विभिन्न रूपों में हमें ध्यान है कि हम भूपृष्ठीय जल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमें पता है कि महासागरीय जल, भूपृष्ठीय जल, इनके अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आप देखते हैं बड़े बड़े जब व्यापार के जो टैंकर वगैरह होते हैं, जब समुद्र से ऑयल टैंकर्स वगैरह गुजरते हैं तो कई बार वो पलट जाते हैं और उनके पलटने से समुद्र की सतह पर तेल की एक परत से जम जाती है जो वहाँ के रहने वाले जो जलीय जीव है, मछली वगैरह या अन्य जलीय जीव है, इनके जीवन के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और वो जलीय जीव वहाँ पर मर जाते हैं। तो ये काफ़ी समस्याएं हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बात करें हम इनके संरक्षण की, तो जल संसाधन के संरक्षण की अनेक विधियाँ हैं। जैसे हमें भूमिगत जल का क्या करना चाहिए, विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि भूमिगत जल क्या है, सीमित मात्रा के अंदर है। यदि हम इसका अति दोहन करेंगे तो वो समय दूर नहीं है जब ये भूमिगत जल क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अतः हमें इसका संतुलित मात्रा में सही तरीके से उपयोग करना जरूरी है। ठीक है। वर्तमान समय में हम बहुत अधिक सिंचाई कर रहे हैं और सिंचाई के कारण से लगातार क्या कर रहे हैं, बहुत गहराई में कुएं, नलकूप इत्यादि खोद रहे हैं। तो धीरे धीरे हमारा जो भौम जल स्तर है वो काफ़ी नीचे चला गया है। तो आवश्यकता है कि हम इस भूमिगत जल का विवेकपूर्ण ढंग से उपयोग करें। सेकंड, हम कह सकते हैं कि हम अपशिष्ट जो जल है इसका सही ढंग से शोधन करें। कारखाने या लघु उद्योग इत्यादि से जो भी प्रदूषित जल निकलता है इसको हम पहले शोधन करें, शोधन की उच्च टेक्नोलॉजी विकसित करें और फिर उसको हम मानव उपयोग के लिए योग्य बनाएं। इसके अलावा हम जो भूतापीय जल है, जमीन के नीचे से जो हमें जल प्राप्त हो रहा है, गहराई से जो जल प्राप्त हो रहा है, उसका हम क्या करें, उपयोग करें। इसके अलावा वनस्पतियों के जो विनाश वगैरह है उनको रोकने की कोशिश की जाए। जल के वितरण की भी उचित व्यवस्था की जाए।
जैसे कि जहाँ पर भी जल संचय के लिए जो भी जलाशय वगैरह है उनका निर्माण करके उनको पक्का बनाया जाए, उनका जीर्णोद्धार वगैरह किया जाए और कोशिश की जाए कि बूंद बूंद सिंचाई पद्धति है ना, इनको विकसित किया जाए ताकि अति सिंचाई ना हो। ठीक है। और इसके अलावा खेतों के अंदर जो भी सिंचाई की जो भी नालियाँ वगैरह उनको पक्का बनाया जाए, वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक का विकास किया जाए। ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा हम जल प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाएं, जैसे कि विभिन्न तकनीक, भौतिक रासायनिक शोधन विधि, जल अपघटन, विद्युत अपघटन, आयन विनिमय, क्लोनीकरण, ओजोनीकरण इत्यादि विभिन्न माध्यमों से हम क्या करें, जो भी जल प्रदूषित हो गया है उसको स्वच्छ करने की कोशिश करें और प्रदूषण को कम से कम करने का प्रयास करें। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जल संरक्षण वर्तमान में क्या है, पूरे विश्व की आवश्यकता है। भविष्य में हमें पता है कि जल का और अधिक उपयोग होगा, तो हम जल की व्यर्थता को रोककर इसका विवेकपूर्ण उपयोग करके भविष्य में जल की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का प्रयास करें। यह आपको एक डायग्राम दे रखा है जल के उपयोग का। अमेरिका के अंदर टेनेसी नदी घाटी परियोजना इसी जल के उपयोग पर ही बनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वन संसाधन संरक्षण। वन संसाधन संरक्षण भी क्या है, आपको पता है वन हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। हमें प्राकृतिक जो भी ऑक्सीजन है वो हमें वनों से ही शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है और हम जो भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वन उसको ग्रहण करते हैं, तो वातावरण शुद्ध रहता है। इसके अलावा वनों के कई प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ हैं, लेकिन वर्तमान में वन संसाधन के उपभोग में लगातार वृद्धि हो रही है और लाभ की प्रवृत्ति भी क्या है, बहुत अधिक बढ़ रही है। इसके कारण से विश्व की जो वन संपदा इसका निरंतर ह्रास होता जा रहा है और अभी तक बहुत सारे वन क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर मानव अभी तक नहीं पहुंच पाया है, लेकिन मानव वहां पर भी लगातार पहुंचने की कोशिश कर रहा है और वनोन्मूलन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी ये जरूरत बन जाती है कि हम क्या करें, वन संसाधन का संरक्षण करें। तो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकता है कि वन संसाधन के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हैं कि जैसे ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, वनों से हमें काफ़ी औषधियाँ प्राप्त होती हैं, वनोपज प्राप्त होती है जैसे गोंद, है ना। बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो वन संसाधन पर ही डिपेंड होती है। वन जलवायु के लिए क्या होते हैं, मददगार होते हैं, वर्षा लाने में मदद करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं, मृदा क्षरण को रोकने में मदद करते हैं, जड़ों को बांधे रखते हैं पौधों की। ठीक है, इत्यादि इत्यादि। ये आप वन संसाधन के उपयोग बता सकते हैं। वन संसाधन लगातार कम क्यों हो रहे हैं, तो हमें ध्यान है कि इनका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। इसके कारण से भूस्खलन, भूमि कटाव, मृदा अपरदन इत्यादि समस्याओं में लगातार वृद्धि हो रही है। इसके अलावा हम लकड़ी उद्योग वगैरह के लिए लगातार वनों से कच्चा माल प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे भी वन लगातार कम होते जा रहे हैं। बाढ़ वगैरह के प्रकोप के कारण से भी वन वगैरह नष्ट हो जाते हैं, या वनों की अत्यधिक कटाई से हमें पता है ओजोन परत वगैरह का क्षरण हो रहा है। तो इन सब कारणों से हमें वन संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता महसूस होती है। अब बात करें वन संसाधन के संरक्षण के उपाय, किस तरीके से हम इनका संरक्षण कर सकते हैं। तो हमें वनों की सुरक्षा और रक्षण पर ध्यान देना चाहिए, वनों की कटाई पर रोक लगाने की कोशिश करनी चाहिए, अनियंत्रित पशुचारण को रोकने का प्रयास करना चाहिए। वनों को हमें पर्यटन के रूप में तो विकास करना चाहिए, लेकिन पर्यटन में भी कुछ क्षेत्र क्या होने चाहिए, संरक्षित। जैसे बफर जोन बने होते हैं अभ्यारण्य, नेशनल पार्क वगैरह में, तो उनके अंदर कम से कम क्या हो, हस्तक्षेप हो। इसके अलावा जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थाएं, एनजीओज है, उनके माध्यम से भी हमें वन संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। जैसे चिपको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, अपिको वगैरह, ये क्या कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनको हमें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। हमें वापस ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा के अंदर पेड़ लगाने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति एक पेड़ का लक्ष्य हमें रखना चाहिए। और वनों का जब भी हम दोहन करें तो वो वैज्ञानिक विधि से होना चाहिए, मतलब जो पेड़ सूख गए हैं उनकी लकड़ी का ही हम लोग यूज़ करें। यदि एक पेड़ काट रहे हैं तो साथ में नए पेड़ भी हम लोग लगाएं।
हम लोग जब बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाते हैं तो बांध बनाने के अंदर बहुत सारे वन क्षेत्र को जलमग्न कर देते हैं, तो उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। प्रशासन की भूमिका को वन संरक्षण के मामले में लगातार बढ़ाना चाहिए। प्रशासन को स्ट्रिक्ट कदम उठाकर वन संरक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा वनों को आग वगैरह से बचाने का प्रयास करना चाहिए। और इसके अलावा हम बहुत सारे उपाय हैं जो वन संरक्षण के मामले में कर सकते हैं। तो स्पष्ट है कि जब हम वन संसाधनों का संरक्षण करेंगे तभी आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे वन संसाधन प्राप्त हो पाएंगे और वो उनका लाभ ले पाएंगे। धन्यवाद।